और नीचे आपका कितना है 23.8 है। नाउ इट इज़ कैलकुलेटिव, आप इसे कैलकुलेट करिए और आंसर बताइए। 4/238 आपको करना है, ठीक है, और आंसर बताइए। अरे उतना ही तो आएगा बच्चों, पागल हो क्या? यही चीज़ तो है, मोल फ्रैक्शन के बराबर आपने निकाल तो लिया, कितना 0.017। तो आप सर पहले भी बोल सकते थे, हाँ बोल देते, रिलेटिव लोअरिंग तो एक साथ निकल गया था ना, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। कितना था 0.017 ही था। मोल फ्रैक्शन जो आया था वही तो रिलेटिव लोअरिंग है। यही तो इस सारी बात का कंक्लूजन यही तो है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के लिए हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ ज़रूरी नहीं है कि हम पे ऑपरेंड हो, हम उसे अमाउंट से या मोल फ्रैक्शन या कंसंट्रेशन से भी निकाल सकते हैं। मैंने इसे यूज़ ही नहीं करा डायरेक्टली, मैंने इनडायरेक्टली 0.017 मोल फ्रैक्शन निकाला और वही हमारी रिलेटिव लोअरिंग भी कहलाएगा, ठीक है, ऐसी बात थी। शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं और आप लोग लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे ये है कि दो हमें एल्केन दे रखे हैं, हेप्टेन एंड ऑक्टेन। हेप्टेन 7 कार्बन तो दुगने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन, CnH2n+2 होता है। तो हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म्स आइडियल सॉल्यूशन एट, बस इतना दे रखा है। इसके बाद उन्होंने बोला कि एट 373 केल्विन वेपर प्रेशर ऑफ 2 लिक्विड कंपोनेंट्स, 2 लिक्विड कंपोनेंट्स। अब समझ लेना, दिया रहेगा तो देखो यहाँ पे पहले कौन है, हेप्टेन है, तो पहली बात हेप्टेन की होगी, बाद में बात ऑक्टेन की होगी। तो आपको कितने देर के, तो यहाँ देखिए आपको देर के 105.2 किलो पास्कल एंड 46.8 किलो पास्कल अब रिस्पेक्टिवली, ठीक है। व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ 26 ग्राम ऑफ हेप्टेन एंड 35 ग्राम्स ऑफ ऑक्टेन। ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जो हेप्टेन और ऑक्टेन है वो आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। 373 केल्विन तो लगभग 10 डिग्री सेल्सियस में आपका जो वेपर प्रेशर है वो हेप्टेन का 105.2 किलो पास्कल है, ऑक्टेन का 46.8 किलो पास्कल है। तो आपसे बोला हुआ अगर हम एक ऐसा मिक्सचर बनाएं जिसमें 26 ग्राम आपका हेप्टेन हो और 36 ग्राम आपका ऑक्टेन हो तो उसका वेपर प्रेशर कितना होने वाला है। चलिए कुछ नहीं, मोल्स निकाल लो आप, मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लोगे अगर आपको फार्मूला पता होगा और आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। सर ये जो हमें किलो पास्कल में चीज़ें दे रखी ये क्या है? तो यहाँ पे मिक्सिंग तो बोला नहीं ना, यहाँ पे मिक्सिंग नहीं बोला, इसका मतलब ये सारे प्योर फॉर्म है। जब तक मिक्सिंग ना बोलें तो सारी चीज़ें क्या हैं, प्योर फॉर्म है। यही तो ढूंढना है, इसी के तो मार्क्स हैं। आप खुद देखो, अगर आपको टोटल प्रेशर चाहिए तो आपको PA और PB पता होना चाहिए, ठीक है। PA कितना होता है, P0A x है, PB क्या होता है, P0B XB। तो P0A और P0B भी चाहिए और XA और XB भी चाहिए। XA XB तो निकल जाएगा, मास दे रखा ये रहा गिवन, मॉलिक्यूलर मास पता होता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे और मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। अब P0A और P0B कहाँ से आएंगे, तो भाई ये हैं, ये दोनों P0A और P0B ही हैं। अब आपको कैसे पता चला कि कौन A है कौन B है? तो यहाँ से देखो गिवन मास किसका ज़्यादा है, गिवन मास 35 ग्राम है ऑक्टेन का, तो ऑक्टेन हमारा A हो जाएगा और जो कम है हेप्टेन वो हमारा B हो जाएगा। क्योंकि बड़े बड़े वर्ड नहीं लिखेंगे हेप्टेन ऑक्टेन, अब बस हम इतना समझ लेंगे कि हेप्टेन जो है हमारा, हेप्टेन, हेप्ट मतलब 7, C7
7 का 2 टाइम्स 14, 14 और 2 16, तो C7 और H16 जो है, इस हेप्टेन को हम क्या लेंगे, B लेंगे, क्योंकि ये कम क्वांटिटी में है। ठीक है, शाबाश। और ऑक्टेन जो है हमारा, ऑक्टेन क्या होगा, 8 का 2 टाइम्स 16, 16 + 2 18। ठीक है, ये आपका A हो जाएगा। अब आप देखो B का गिवन मास कितना है, 26 ग्राम है, तो WB कितना है, 26 ग्राम है, और WA कितना है, 35 ग्राम्स है। क्लियर, शाबाश। मॉलिक्यूलर मास ऑफ B निकालिए और मॉलिक्यूलर मास ऑफ A निकालिए। देखिए B क्या है, B आपका ये है हेप्टेन, तो कैसे करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास चाहिए हमें, कार्बन कितने 7, एक का कितना 12, तो 7 का 7 × 12 84, और हाइड्रोजन 16 है तो 16 × 1 कर देंगे, 12 7 84 + 16 बचे आपका 100 आएगा, 100 ग्राम्स पर मोल आएगा, पर मोल मत भूले करो। ठीक है, बैक टू द बेसिक्स। अब इसके बाद Ma निकालना है, तो A देखिए कितना है, C8 है, तो 8 × 12 प्लस हाइड्रोजन 18 × 1, 12 8 जा 96 प्लस 18 कितना आएगा बेटा, 96 और 10 तो हो गया 106, 106 और 18 124 ना 114 है ना, हाँ 96 + 18 आपका कितना 114 है, और वो चीज़ आपकी इतनी है। चलिए एक बार हम वेरीफाई भी कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है बड़ी। यस, ठीक है, इतना आप लोगों ने कर लिया। चलिए, तो अब इस चीज़ से आप हिचक ना खाएं, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ A और नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ B निकालें। नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ A क्या होगा, WA/Ma, तो WA कितना है 35 है, Ma कितना है, Ma अभी आपने निकाला 114 है। ठीक है, NB निकालिए, तो NB क्या होगा, WB/MB, WB कितना है 26 है, और MB कितना है 100 है। ठीक है, इन दोनों को आप सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है। एक आपका बेटा हेप्टेन जो है 26 वाला, तो वो आपका 0.26 आ रहा है, और दूसरा 0.31 आ रहा है। देखे करें, तो ये आपका 0.26 है। ठीक है, ये तो हो गई, और इसमें संख्या थी तो ये 0.31 आ गया। ठीक है, अब आपका काम क्या है, बड़ी इमेज क्या है, P टोटल निकालना है, PA + PB, P0A और P0B दे रखा है, XA और XB चाहिए होगा। मोल्स तक हम पहुंच गए, अब मोल फ्रैक्शन तक पहुंचा जाएगा, तो XB निकालते हैं और दूसरा 1 माइनस करके निकल जाएगा। तो XB क्या होगा, NB अपॉन टोटल Na + NB, ये आपका होगा NB। XB, NB की वैल्यू कितनी है 0.26 है, नीचे आएगा 0.31 + 0.26, आप इसे अगर कैलकुलेट करें तो XB आपका आएगा 0.26, 6 और 1 7, 3 और 2 5, तो 0.57, 26 2 50, तो 0.4 के लगभग आ रहा होगा ये हेप्टेन 0.26, हाँ आपका आ रहा है 0.456, 0.456 हेप्टेन का है। यस, तो इतना आ रहा है आप पे, है ना 0.456। एक्स से आप निकाल सकते हैं, आप कुछ नहीं, 1 माइनस XB, तो 1 माइनस 0.456, 10 और 6 4, फिर आप पे कितना है 9 और 5 4, फिर 9 और 4 5, 0.544, देखो 0.544, ठीक है, तो 0.544 हमारा XB आ गया, XA आ गया, XB आप लोगों को दिया ही था, ठीक है। अब क्या करना है, बस अब PA और PB निकालेंगे, इतनी बातें तो आपसे कोई नहीं छीन सकता कि गिवन है कि हेप्टेन आपका क्या था, क्योंकि हेप्टेन जो था वो आपका 26 ग्राम था ना, हेप्टेन कम दे रखा था, ऑक्टेन ज़्यादा दे रखा था, ऑक्टेन 35 था, ठीक है। तो हेप्टेन जो है, हेप्टेन को हमने B माना था, तो P0B आपको दे रखा 105.2 किलो पास्कल, और PA जो है P0A वो आपको दे रखा है 46.8 किलो पास्कल। ये दो चीज़ें आपको दी हैं, ठीक है।
किलो पास्कल में ही निकालो बच्चे, ऐसी क्या बात है। पी ए निकालते हैं, पी ए कितना होगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। पी नॉट ए कितना है 46.8 किलो में ही निकाल रहे हैं, इंटू एक्स ए। एक्स ए आपका 0.544। पी ए निकालोगे, पी नॉट ए एक्स ए मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है बच्चे 46.8 इंटू 0.544 आपका आ रहा है 25.46 किलो पास्कल। ये करा करो ये लोग, है ना, तुम लोग इसे कैलकुलेट करा करो, फिर पॉज कर लिया करो ना, फिर उसके बाद कैलकुलेट करा करो, फिर आए करो। पी भी आपका होगा पी नॉट बी और साथ में कितना एक्स बी। ध्यान से देखिए तो पी नॉट बी आप लोगों पे कितना आएगा, तो पी नॉट भी आप पे है 105.2 और एक्स भी आप पे कितना है 0.456 है, जो भी आएगा किलो पास्कल में आएगा। किलो पास्कल में ये वैल्यू आपके आ रही है 47.97 किलो पास्कल में आपकी वैल्यू आ गई। अब इसके बाद क्या है, टोटल निकालना है आपको, टोटल निकालना है ना, वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। तो पी टोटल निकालना है आपको, कितने के बराबर होगा वो, पी ए प्लस पी बी के। पी ए कितना है, पी ए आपका है 25.46 और पी बी कितना है 47.97। ये आप पे है 25.46 और 47.97, दोनों को ऐड करेंगे तो 73.43 किलो पास्कल आप पे आ जाएगा। 73.43 किलो पास्कल, बस ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिए, ऐसे करना है इन क्वेश्चंस को। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन मिले तो वो भी कर लेंगे। अभी के लिए 2 क्वेश्चन काफ़ी होंगे। अब थोड़ा मैं आपको दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है कौन सी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो आपको बता दूं, ठीक है। पहली वाली जो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसमें मोल फ्रैक्शन आता है, ये याद रखना। अभी जो 2 आएंगी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसमें मोलैलिटी आएगी स्मॉल m, और जो फाइनली है ऑस्मोटिक प्रेशर उसमें मोलैरिटी आएगी। तो याद रखना mf मोल फ्रैक्शन, मोलल मोलैलिटी, फिर उसके बाद कौन, मोलैरिटी, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग में मोल फ्रैक्शन है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में आपकी मोलैलिटी है, और आप पे बचा ऑस्मोटिक प्रेशर, उसमें आपकी मोलैरिटी है, कंसंट्रेशन आएगी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और हम अपनी नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। बच्चों नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम पे है उसका नाम होता है, दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है उसका नाम होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा टी। बी से बी आपका बॉइलिंग के लिए है। हमने बेटा एक्सपेरिमेंटली क्या देखा, एक्सपेरिमेंटली जिन लोगों ने करा था ये केमिस्ट ने, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये ऑब्ज़र्व करा कि ये जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एक गिवन क्वांटिटी के, मतलब हम इसे इनडायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते थे। जैसे पहली चीज़ जो थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो हमने इनडायरेक्टली मोल फ्रैक्शन से निकाला था। ऐसे ये जो चीज़ है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये भी इनडायरेक्टली निकलती है, पर किस चीज़ से निकलती है, तो वो निकलती है मोलैलिटी से, स्मॉल m से, ठीक है। स्मॉल m जो आपका होता है मोलैलिटी। अब सबसे मेन बात क्या है कि वहाँ तो इक्वल था, यहाँ डायरेक्ट है, डायरेक्ट हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा, क्योंकि हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं। तो डेल्टा टी बी आपका कितना होगा, एक कांस्टेंट आया जिसका नाम के बी है, और इनटू आपने m ले लिया। माइंड इट, के एफ क्या होता था, के एफ पता नहीं, के एच हेनरी कांस्टेंट, ये है के बी। के बी एक तरह का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, नहीं तो इसे एक और चीज़ कहते हैं जिसका नाम है इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसे कहा जाता है, किसे, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट को, जो कि आपका कितना है, के बी है, ठीक है।
इसको हम इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। इसी वजह से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम इबुलोस्कोपी भी कहते हैं, इबुलोस्कोपी। पार्डन मी फॉर दी स्पेलिंग, आप लोग चेक करना, पर इबुलोस्कोपी ही होती है। हालांकि हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, सब अपनी जगह सही है, ठीक है। तो इबुलोस्कोपी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डेल्टा टी भी है। इसके बाद इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट की बहुत बार डेफिनेशन पूछते हैं, यहीं से बनाइए आप। डेफिनेशन फॉर केबी, केबी की डेफिनेशन बनानी है, फिजिक्स के कंसेप्ट का यूज़ करेंगे, नीचे वाली चीज़ को 1 करेंगे। तो पहले केबी कितना आया, डेल्टा टी बी बाई एम आया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर नीचे वाली चीज़ 1 हो जाए, मतलब 1 मोलल कंसंट्रेशन हो किसी सॉल्यूशन की, ठीक है, हम ये बोलेंगे। तो केबी क्या है, केबी देखो कुछ और नहीं है, अगर नीचे वाली चीज़ 1 हो जाए तो केबी कुछ और नहीं है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही है। पर कब है, जब हमारा सॉल्यूशन 1 मोलल कंसंट्रेशन का हो। तो व्हाट इज़ केबी, केबी इज़ इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट विच इज़ डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलल कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। 1 मोलल कंसंट्रेशन सॉल्यूशन जो होगा, अगर उसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम निकालना चाहें तो वो कुछ और नहीं होगा, उसी सॉल्यूशन का या उसी सॉल्यूट का जो इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट है वो होगा, ठीक है, शाबाश। तो आपको पता चला इट इज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन बीपी लिख लेता हूँ, ब्लड प्रेशर मत समझना, अभी नहीं आएगा ब्लड प्रेशर, है ना। इट इज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलल लल है ना, 1 मोलल कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, ये है, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है किसके लिए, 1 मोलल कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के लिए। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसको क्या करें, अब इसको थोड़ा बढ़ाते हैं। आपको पता है डेल्टा टी बी है के बी इंटू एम, पर मोलैलिटी खुद क्या होता है, मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये किस में, केजी में। पर केजी में तो दिया होता नहीं है, आप इसे किस में करते हो, ग्राम में रहता है, केजी में कन्वर्ट करते हो तो 1000 ऊपर मल्टीप्लाई होता है, वैसे तो नीचे आता है, फिर वो कहाँ चल जाता है, ऊपर। तो डेल्टा टी बी की वैल्यू कितनी आई, के बी लिखा आपने, यस, एन बी लिखा, यस, डब्ल्यू ए लिखा, यस, और 1000 लगाया, सही है, इतना सही है। अब ये सारा आपका केजी में आ गया। पर बच्चों मैं बोल रहा हूँ ये एन बी ना होना चाहिए, यहाँ पे डब्ल्यू बी होना चाहिए। तो नीचे कितना आएगा, एम बी आएगा यहाँ पे, और साथ में ये क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए आ जाएगा। हमने मोलैलिटी यही पढ़ी थी, कितनी, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो आपसे याद रखना डेल्टा टी बी कितना है, के बी टाइम्स मोलैलिटी है, और मोलैलिटी खुद कितना होता है, ऐसे बोलना एक साथ में कि डेल्टा टी बी तुम बोल रहे के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, नहीं ऐसे ना बोलना, सीधा बोलना। देखो डेल्टा टी बी, अपने माइंड को समझाना, आपका माइंड अलग चीज़ है, आप अलग चीज़ हो, ठीक है, वो अलग काम करता है। तो डेल्टा टी बी क्या होता है, के बी इंटू मोलैलिटी होता है, और मोलैलिटी कितना होता है, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए होता है। ऐसा अपने दिमाग में सोचे ना, लिख तो आप दोनों को सेग्रीगेशन करके 2 ही लोगे, ठीक है। तो ये बात है, तो ये आपका हुआ डेल्टा टी बी, शाबाश। के बी की कोई यूनिट, हाँ, तो के बी की यूनिट होती है, के बी की यूनिट क्या होगी, आप यहीं से देखो, ऊपर तो चेंज है, तो चेंज क्या होगी, वैल्यू ही तो चेंज होगी। ऐसा तो नहीं है टेम्परेचर से टेम्परेचर कट गया, मान लो 5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस काटेंगे तो 3 बचेगा, या 3 डिग्री सेल्सियस बचेगा, 3 डिग्री सेल्सियस बचेगा। इट्स द वैल्यू, जो ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं वो वैल्यूज़ हैं, यूनिट चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे आप पे आएगा केल्विन, क्योंकि केल्विन होता है। और देखो मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी आपको बताएं मोल्स अपॉन केजी होता है, तो यह आया केल्विन पर, यहाँ पे कितना आएगा, स्मॉल एम के लिए मोलैलिटी के लिए मोल्स, और इसका भी क्या है, पर केजी है, ऐसे, तो उसे ऐसे लिख लो, केजी इन्वर्स। अब क्या हुआ, देखो ध्यान से देखो, ये केजी इन्वर्स इधर जाएगा, अरे यार मानते नहीं ना तुम लोग, ये देखो केल्विन ऐसा है, और यहाँ है मोल्स, और यहाँ है केजी इन्वर्स। ये केजी इन्वर्स कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। याद रखना इसकी यूनिट कितनी है, केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। ये आपका क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, शाबाश बच्चों। अगर ये देख लिया तो ऐसा ही होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी, वो आपकी तीसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब हम देखेंगे डिप्रेशन, तीसरी देख लेना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
मतलब फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो गया और नेगेटिव चल गया, जबकि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, और बढ़ गया और पॉजिटिव हो गया, और डिप्रेशन क्या है, और कम हो गया। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आप देखोगे, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है एक्सपेरिमेंटली, डेल्टा टी एफ, ठीक है, यहाँ पे भी कितना एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, डायरेक्ट हटेगा कांस्टेंट आएगा, वहाँ के भी था, यहाँ के एफ है। इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। ये बॉइलिंग पॉइंट था, ये कितना हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। इसको एक नया नाम देते हैं, क्रायोजेनिक या क्रायोस्कोपिक। क्रायोजेनिक आपको बताइए इंजन यूज़ होते हैं, तो दो चीज़ें बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक या क्रायोजेनिक कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे बस के एफ आ जाएगा, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, के एफ, डेल्टा टी भी बन जाएगा टी एफ, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, टी एफ, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, टी एफ। बाकी कोई चेंज नहीं है, डेफिनेशन देखो वही रहेगी, के एफ यहाँ पे कितना, के एफ यहाँ पे कितना, टी एफ। बात तो वही है, ये एलिवेशन ना होके डिप्रेशन है, और कुछ चेंज थोड़ी हुआ। और कहाँ है, बीपी में नहीं है, एफपी में है, फ्रीजिंग पॉइंट। इट इज़ द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 1 मोलल कंसनट्रेशन। भाई चाहे फ्रीजिंग पॉइंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो, आना तो केल्विन में ही है, तो ये यूनिट में कोई चेंज नहीं आएगा। ये आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जरा आप खुद ही देख लेना, आज जरा सा ऑब्जर्व कर लेना। आइस ट्रे होती है आप लोगों पे, उसके एक क्यूब में सादा पानी, नॉर्मल पानी, और एक में नमक घुला हुआ पानी, और एक में चीनी घुला हुआ पानी। देखना ज़रा सा टाइम है, आधे घंटे में देखना कौन जल्दी जमती है, या 10-10 मिनट के इंटरवल्स में देखना कौन जल्दी जमती है। तो आपको पता चल जाएगा इम्प्योरिटी मिलाने से, मतलब पहले प्योर फॉर्म थी, फिर आपने मिक्सचर बनाया तो डिप्रेस हुआ, मतलब अब और लेट, मतलब और ठंडा लगेगा तब जाके वो फ्रीज़ होगा, मतलब और ठंडा करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा तब फ्रीज़ होगा, और प्योर वाटर बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी पड़ेंगी, ठीक है। आप लोग खुद देखना, समय है तो प्लीज़ निकाल लेना इस चीज़ों के लिए। आई नो आजकल टाइम नहीं निकल रहा है, छुट्टी है ना, तो सारा मिसमैनेजमेंट हो रखा है, तो निकाल लेना है ना। अभी मेहनत करोगे तो ज़िंदगी भर मेहनत की आदत लग जाएगी। पढ़ाई का फ़ायदा ये नहीं है कि अगर आपसे कोई बोले कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ काम आ रही है, कहीं नहीं आ रही ना। हिस्ट्री कहाँ काम आ रही है, कहीं नहीं आ रही। क्यों पढ़ी होगी हमने पॉलिटी, क्यों पढ़ी होगी हमने ज्योग्राफी। पर ये सारी चीज़ें आपको मेहनती बनाती है, एफ़र्ट डालने वाला आदमी बनाती है, जूझने वाला, स्ट्रगल वाला आदमी बनाती है। मैथ जो पढ़ता है वो कभी भूखा नहीं मरता बच्चों। तो सबसे मेन बात क्या है, खा तो हम लेते हैं, जी हम लेते हैं, सबसे मेन बात है आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी क्राइसिस जो होता है ना, पहचान का, वो सबसे मेन है। भीड़ में खो जाओगे, इसलिए थोड़ी मेहनत कर लो। सभी कर रहे हैं सर मेहनत, सभी पढ़ रहे हैं, नहीं, बात ये नहीं है, बात मेहनत की है, बात पढ़ाई की नहीं है, बात सारी मेहनत की है, ये याद रख। चलो बहुत बढ़िया, फालतू की बातें बहुत करते हो सर आप, क्या करें, आदत है। इन पे बेशक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm Hg इज़, देखो 760 होता है मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाता है ना, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड कंडीशन ना, तो वहाँ पे तो 100 होता, यहाँ पे थोड़ा कम है, कितना है 99.63 डिग्री सेल्सियस है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm Hg है 99.63 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच सुक्रोज, हाउ मच सुक्रोज, सुक्रोज आपको पता है चीनी होती है, टेबल शुगर, हाउ मच शुगर इज़ टू बी एडिड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर, 500 grams of water
सच दैट इट मतलब मिक्सचर है ना, इट नाउ बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। शाबाश। के भी दे रखा आपको वाटर के लिए, के भी वाटर के लिए 0.52 यूनिट आपको पता ही है, याद रखो, केल्विन केजी पर मोल। याद रखा करो यार आधे से ज़्यादा चीज़ें। चलो बहुत बढ़िया। पहले मैं ज़रा इसमें लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री में कुछ एक चीज़ होती है वो प्रूफ कर लूँ। मान लो आप पे समझो एक टेम्परेचर है T डिग्री सेल्सियस और एक टेम्परेचर है T- डिग्री सेल्सियस। मैं आपको बोले इसे केल्विन में कन्वर्ट करो, तो आपने क्या करना था, 273 लगा देना था। 273.15 होता है ना, अभी इतने से ही काम चलाओ बच्चे, तो दोनों में 273 लगा देते तो ये केल्विन में आ जाता। मैं आपसे बोलता ना लगाओ, आप मेरे को T2 - T1 बताओ, T2 - T1 या डेल्टा टी। तो आपने बोलना था कुछ नहीं सर, T2 - T1 क्या होगा, T- डिग्री सेल्सियस माइनस T- डिग्री सेल्सियस, यही होगा। ठीक है, मैं मान लिया, कोई बात नहीं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, ना करूँ डिग्री में, केल्विन में करूँ, तो ये आता T + 273 केल्विन माइनस T- + 273 केल्विन, यही आता। अरे 273 से 273 तो कट जाता, दोबारा कितना आता, T - T- आता। ऊपर से भी जब डिग्री सेल्सियस में थे तब भी कितना आ रहा था, T - T-। वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा, चाहे डिग्री में हो चाहे केल्विन में हो, आना तो कितना है, T - T- ही है। तो जो चेंज होता है टेम्परेचर में वो सेम होता है केल्विन और डिग्री में। ये मैं बताना चाह रहा था, शायद ये आपको समझ में आए। और ये छोटी सी चीज़ आप यहाँ लिख लीजिए, क्या, सिंपल सी बात, डेल्टा टी एट केल्विन इज इक्वल टू डेल्टा टी एट डिग्री सेल्सियस। तो अपना समय इसे केल्विन में कन्वर्ट करने में बर्बाद ना करें। हमें इससे भी मतलब नहीं है, मान लो 750 mmHg में इतना है, कुछ होगा ये, अभी के लिए हम इसे T0 भी मान लेते हैं सर। T0 मत मानो ना, प्योर फॉर्म का तो 100 होता है, वो नीचे वाला है। 100 कब होता है, 100 होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में, STP में 100, ठीक है। जब 760 mmHg हो तो 100 मानते हैं T0 भी, पर आज तो 750 है ना, हिल एरिया होगा, पता नहीं कहाँ होगा, डीप वाटर होगा, पर ये स्टैंडर्ड माना जाएगा आपका। चेंज हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो T0 भी उस टाइम इस प्रेशर में 750 में, जबकि 760 में 100 होता है, मुझे भी पता है। तो मैं लाला चाह रही नीचे 100 है, इसे मैं T0 भी लिख दूँ, नहीं भाई वो कहाँ होता है, 298 केल्विन और 760 mmHg में होता है। आज 750 है तो यही प्योर फॉर्म है। आप ध्यान से देखो T0 भी कितना है, 99.63 डिग्री सेल्सियस है। T0 भी आपका कितना है, 99.63 डिग्री सेल्सियस है। शाबाश। टी भी आपको कितना दे रखा, नीचे देखो, ये रहा। नाउ बॉइल्स, मतलब अब मिक्सचर के बाद चीनी मिलाई ना पानी में, फिर इसके बाद इतना बॉयल कर रहा, तो ये टी बी है। आपको ही पता है नॉट कब आता है, प्योर फॉर्म। तो टी बी आपका कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। शाबाश। मैं आपसे बोलूँ डेल्टा टी बी निकाल लो डिग्री में, क्योंकि आना वही केल्विन में, बात एक ही है। तो डेल्टा टी निकालो, डेल्टा टी बी। आपको पता है डेल्टा टी बी कुछ नहीं होता है, टी बी माइनस T0 भी होता है। सर ये कब बताया, अब बता रहा हूँ, वहाँ नहीं बताया, यहाँ बता रहा हूँ। अरे चेंज होता है ना बेटा, चेंज मतलब मिक्सचर माइनस फाइनल, या पॉजिटिव बड़ा माइनस छोटा। अब ये समझो चेंज है ना बच्चों, इसलिए। तो 100 माइनस कितना, 99.63, कितना आएगा सर ये, मुझे क्या पता। ध्यान से देख, 0.27 आ रहा है, देखो 0.27 आ रहा है। अच्छा, ये तो 96 है यार। अच्छा, गलती करी थी, ऊपर कितना ले रखा, 99 और यहाँ 96। बच्चों इसे क्या करूँ, बुक ऐसी है, दोनों ही बुक काम की नहीं है। ये 96 है, यहाँ पे 96 है, कर देते, फिर कैलसी करना पड़ता है, दिक्कत आती। 99.63, अब 3.27 आएगा, 37 है ना। तो 3.37 केल्विन आ गया। बुक की गलती है भैया ये, केल्विन के सर डिग्री में था। अरे बात एक ही है, केल्विन डिग्री में सेम ही आएगा।
ये आपके किस में आया, डिग्री सेल्सियस में आया, और यही चीज़ आपकी किस में बन जाएगी, केल्विन में। तो 3.37 केल्विन आता है। चेंज में कोई फ़र्क नहीं आता, चेंज केल्विन में भी उतना होता है, डिग्री में भी उतना ही होता है, दोनों साइड 273 आता है ना, इसलिए शाबाश। अब आप ये देखिए किस में क्या मिला रहे हो, तो ध्यान, शाबाश। और बी आपका क्या है, पानी, पानी तो हो गया। बी आपका क्या है, शुगर है। शुगर क्या होती है, C12H22O11, शाबाश। आपसे क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पे आ जाओ, कितनी चीनी ऐड करनी पड़ेगी, कहाँ, 500 ग्राम वाटर में। तो गिवन मास दे रखा वाटर का कितना, 500 ग्राम, और ग्राम में दे रखा, केजी में चेंज करने के लिए 1000 रहता है वहाँ, चेंज मत करना। और कितना शुगर हमें ऐड करना है, मतलब हमें WB निकालना है, ये चीज़ निकालनी है, कितना ऐड करना है ये चीज़ निकालनी है। आप एक काम करो, MA बताओ मुझे कितना होगा मॉलिक्यूलर मास। A क्या है, वाटर 18 होता है भाई, और तुम्हें बोला था पहली क्लास में मॉलिक्यूलर मास शुगर का याद करना है, 342 पॉइंट समथिंग होता है, नहीं पता। 12 इंटू 6 करोगे, 11 इंटू 12 इंटू 12 करोगे 144, 144 और 22 करोगे तो 166, और 11 इंटू 60, 11 इंटू 16 करोगे तो 176, तो 176 और ये कितना था, 166 था। इन दोनों को जोड़ो, कितना आ रहा है देखो, 342 आएगा, हैं, कैलकुलेट करना आता है ना, 342 ग्राम पर मोल आएगा। ये भी आपका किस में होगा, ग्राम पर मोल में होगा। अब इतनी सारी चीज़ें निकल गई हैं। KB भी आपको दे रखा है कितना, वाटर का 0.52 दे रखा है, फार्मूले में डालो, निकालो, केल्विन kg पर मोल, सीधा निकालो। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, अब सीधा निकालना तो है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कितनी चीनी ऐड करेंगे 500 ग्राम वाटर में, ताकि उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट वाला जो है अब 100 हो जाए। पहले कितना था, 96.63 था, पहले कितना था, 99.63 था, पर वो बुक की गलती थी, है ना। तो सिंपल सी बात है, हमें पता है डेल्टा TB जो होता है KB इंटू मोलैलिटी होता है, मोलैलिटी आता है, और मोलैलिटी कितनी होती है, WB इंटू 1000, शाबाश। 1000 क्यों लगाए, क्योंकि ग्राम में दे रखा है, अपन MB इंटू WA, वेरी गुड। कुछ ना करो, WB चाहिए ना बच्चे, मॉडिफाई करो इस फार्मूले को, WB चाहिए ना तुम्हें, तो MB WA उधर भेजो, तो डेल्टा TB के साथ कौन चले गए, MB भी गया, और कौन गया, WA भी गया, शाबाश। अब ध्यान से देखो, ये उधर जाएगा तो यहाँ KB WB 1000 बचेगा, हमें WB चाहिए तो 1000 को भी नीचे भेजा, KB को भी नीचे भेजा, और यहाँ कितना बच गया, WB बच गया। अरे अरेंज करो, वही आएगा, ये चीज़ है ना। अब वैल्यूज़ डालनी है, तो डेल्टा TB की वैल्यू कितनी है, डेल्टा TB की वैल्यू आपकी है 3.37, MB की वैल्यू, B क्या था, शुगर था 342, WA कितना है, 500 है, अपॉन कितना, 1000, KB कितना है, 0.52 है, तो ME की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अरे क्या हो गया, तो कोई नहीं, समय बर्बाद थोड़ी जाता है। WB किस में आएगा, ग्राम में आएगा, अरे ग्राम पर मोल है ना, इसलिए ग्राम में आएगा। कितना आ रहा है बेटा, कैलकुलेट करो ना, 500 से ये जाएगा, 2 बचेगा, ये जाएगा 171 बचेगा, फिर इसको इधर भेजो, 5 6 या 30, 171 और 30 करो, लगभग कितना आ रहा है आपका, आ रहा है 1108.2, है ना भाई, 1108.2, 1108.2 ग्राम। इतनी चीनी ऐड करनी पड़ेगी, 1108.2 ग्राम। अब खुद सोचो, 500 ग्राम का पानी और उसमें 1 किलो से ज़्यादा चीनी, चाशनी है ये, चाशनी, सिरप, क्या करें, क्वेश्चन बनते हैं, हमें तो जीना ही है इन क्वेश्चंस के साथ, करना ही है ऐसे, ठीक है। लॉक हो गया एक्सपोजर, साफ हो जा। ठीक है, ये बात थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फ्रीजिंग का भी देख लो फिर ऐसे। चलो क्वेश्चन है, कैलकुलेट
कैलकुलेट मास ऑफ विटामिन सी वाइटामिन्स। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन सी का फॉर्मूला दे रखा है भाई, कितना, C6, सी यहाँ कार्बन नहीं है, ये अलग कुछ और है, म्यूटेशन है, C6H8O6, C6H8O6 to be dissolved in 75 gram of acetic acid, 75 grams of acetic acid to lower its melting point। अब यह मेल्टिंग आ गया यार, कोई नहीं चलाएंगे वैसे यार, क्या फ़र्क है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में ज़्यादा फ़र्क थोड़ी है। मेल्टिंग मतलब पहले ज़्यादा होगा, पहले कम होगा टेम्परेचर, अब ज़्यादा कर लेंगे तो एलिवेशन ही तो होगा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट भाई 1.5 डिग्री सेल्सियस, KF दे रखा तुम्हें 3.9 केल्विन kg/मोल। पता नहीं क्या चल रहा है, क्वेश्चन KF बोल रखा, अरे हमें क्या मतलब, हमें तो क्वेश्चन करना है। सिंपल सी एक बात बताओ, ये जो है लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाई इतना कम करेंगे तो हमें कम ही तो चाहिए होता है, चेंज ही तो चाहिए होता है। हमें विटामिन सी का मास कैलकुलेट करना है जो हम इतने ग्राम 75 ग्राम एसिटिक एसिड में डिज़ोल्व करेंगे ताकि उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम हो जाए, लोअर हो जाए। अरे कम ही तो चाहिए, चेंज ही तो चाहिए, चेंज ही तो है ये। तुम पहले कुछ भी मान लो, 100 मान लो, तो 100 में चेंज कितना करना है, 1.5 का, तो अब कितना हुआ, 85.5 हुआ। अब 100 माइनस 85.5 करोगे तो 1.5 ही तो आएगा, तो सीधा लिख लो ना 1.5। चेंज है ना ये, लोअर करा, कम करा, ज़्यादा करा, चेंज ही तो है ये। बस अब निकाल लेंगे, तो ध्यान से देखो कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात है सर। किस कैलकुलेट द मास ऑफ विटामिन सी टू बी डिज़ोल्व, इसे डिज़ोल्व करवाना है तो ये बी हुआ है ना भाई, तो बी हमारा कौन है, विटामिन सी है, विटामिन सी। ए कौन है, ए आपका एसिटिक एसिड है, CH3COOH। विटामिन सी को कितना दिया है, C6H8O6, ठीक है। डब्ल्यू भी हमें फाइंड करना है, ओके। WA दिया है कितने ग्राम एसिटिक एसिड में, 75 ग्राम्स, तो यहाँ 75 ग्राम से लिखेंगे। और कुछ चीज़ देखो, MB की ज़रूरत तो हमें पड़ती नहीं है, पहले ही पता है। MA हमें चाहिए होगा, MA ही तो चाहिए होगा, नहीं क्यों निकाला भाई, अच्छा नंबर ऑफ मोल्स आते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स तो आती हैं, पहले वाले में यूज़ नहीं करे थे यार, 342 निकाल तो था, यूज़ करा था, हाँ ए का नहीं यूज़ करा था, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ तो WA की ज़रूरत पड़ती है, MB की ज़रूरत पड़ेगी, MB निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, 6 इंटू कार्बन का कितना 12, हाइड्रोजन का 8, 6 इंटू 16, 12 6 72, 72 और 8 कितना 80, 16 6 जा कितना 96, 96 और 80 कितना 9 और 8 70, मतलब 176 ग्राम पर मोल, इतना आ गया। KF तुम्हें दे रखा है, सीधा अब निकालो सारी चीज़ें। डेल्टा TF भी तुम्हें दिया है, कितना कम कर दिया, 1.5 डिग्री सेल्सियस कर दिया, मतलब 1.5 केल्विन कर दिया, बात एक ही पड़ेगी। तो हमें फार्मूला पता है कितना होता है, सिंपल सी बात है, फार्मूला होता है डेल्टा TF इज़ इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। अब मोलैलिटी कितनी होती है, क्योंकि ये ग्राम्स में है तो लगाना ही पड़ेगा 1000, तो WB इंटू 1000 अपॉन कितना MB, और यहाँ कितना बच्चे WA, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, ये होता है। अब कुछ नहीं, अब सीधा वैल्यू डालो, तो डेल्टा TF कितना है 1.5, KF कितना है, KF दे रखा है यार 3.9, WB निकालना है, यहाँ कितना है 1000, MB कितना है 176 और WA आपका 75 है। तो WB की वैल्यू आपको दिख ही रही है, कैसी आएगी, 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 176 और 75 को, और इसके नीचे आएगा 3.9 इंटू 1000,
सॉल्व करो ज़रा, बताओ कितना आ रहा है आपका। आ रहा है 5.077 ग्राम, 5.077 ग्राम्स, इतना आप लोगों का आएगा। ठीक है, ऐसे ही करना है। 5.077 ग्राम्स आ गया, वेरी गुड। चलो ये वाला करो एक। क्वेश्चन है कि अ सॉल्यूशन इज 25% वाटर, 25% इथेनॉल and rest percent is acetic acid, rest percent is acetic acid. Find the mole fraction of each, find mole fraction of each। ये करो, हर एक का मोल फ्रैक्शन निकालना है। पूरा सॉल्यूशन 100 का मान लो ना यार, पूरा सॉल्यूशन 100 का मान लोगे तो ये आसान हो जाएगा करना, है ना। 100 का मान लोगे तो पूरा आसान हो जाएगा ये करना। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन बोल रहा है सिंपल सी बात, एक सॉल्यूशन में 25% वाटर है, एक मिक्सचर बना 25% वाटर, 25% इथेनॉल और रेस्ट आपका एसिटिक एसिड। कुछ भी ले सकते हो आप मास, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अपनी ज़िंदगी हार्ड क्यों बना रहे हो? पर 500 ले लोगे तो कितना दिक्कत है, 100 ले लो ना। तो लेट टोटल सॉल्यूशन आपका 100 ग्राम का हुआ, ठीक है, टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम का हुआ। आप मुझे बताओ वाटर कितना होगा? तो वाटर टोटल का 25% है, तो वाटर कितना हुआ? 25 ग्राम हुआ। टोटल का 25% है तो वाटर कितना हुआ? 25 ग्राम हुआ। इथेनॉल कितना है? वो भी 25% है टोटल का, इसका नहीं, टोटल का। तो इथेनॉल जो है आपका C2H5OH इथेनॉल होता है ना, वो भी आपका कितना है? C2H5OH, वो भी कितना है? 25 ग्राम है। बचा क्या? 25 ये है, 25 हुआ है, 50 हो गया, बचा कितना? 50% ही बचेगा। तो रेस्ट आपका 50% हो गया। तो जो आपका एसिटिक एसिड है CH3COOH, वो कितना है बच्चे? तो वो आपका है 50 ग्राम। 50 ग्राम क्यों? 50 ग्राम इसलिए क्योंकि रेस्ट है ना ये 50%, ठीक है। इनके मॉलिक्यूलर मास भी निकालो। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है वाटर का? तुम्हें पता होता है 18 होता है, शाबाश। इसका निकालो मॉलिक्यूलर मास C2H5OH का। अरे मोल्स तभी तो निकालोगे, कितना होगा? देखो कार्बन का 12 होता है, 2 हैं कार्बन, तो 12 2 जा 24। हाइड्रोजन कुल मिला के कितने हैं? 6 हैं, हर एक का 1 होता है, तो 6 का हुआ 6 × 1 6। कार्बन का 24, हाइड्रोजन का कुल मिला के 6, 24 + 6 आपका 30, और ऑक्सीजन का आपका कितना होता है? 16 होता है। तो आपका कुल मिला के आया 46। 46 आए ना। इसके बाद इसका निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास एसिटिक एसिड का, तो ये 60 होता है यार। कितने बार बताऊँ? देखो 24 हुआ, हाइड्रोजन 4 हैं, कार्बन 2 है ना, तो 24 हुआ, हाइड्रोजन 4 हैं, तो 4 का 4 ही होगा। 24 और 4 कितना? 28, और ऑक्सीजन 2 हैं, तो 16 2 जा 32, 32 और 28 आपका कितना? 60 ग्राम पर मोल, ठीक है बच्चों। अब नंबर ऑफ़ मोल्स निकालो और फिर मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ वाटर कितना आया? गिवन मास कितना है? 25, मॉलिक्यूलर 18। 25 बाई अगर आप 18 करोगे तो 1.388 मोल्स आ जाएंगे, 1.388। यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ इथेनॉल के निकालो C2H5OH के, तो गिवन मास कितना है? 25 और मॉलिक्यूलर 46। सॉल्व करोगे कितना आएगा? आपका आ रहा है 0.543। यार ये थोड़ी होगा 1, इन तीनों का थोड़ी आना चाहिए 1, मोल फ्रैक्शन आना चाहिए 1, परसेंटेज है वो एक तरह की ना। हाँ, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स निकालोगे CH3COOH के, तो कितना आएंगे?
50/60, ये 6 7 जो 42, 6 8 जो 48, 0.8 कुछ आएगा बच्चों, 0.833, 0.833। शाबाश। अब तुम्हें सारी चीज़ें पता चल गई, तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऊपर लिख लो, क्योंकि मोल फ्रैक्शन हम निकालने वाले हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ वाटर कितना है, 1.388 आए। नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ, ये टर्नरी सिस्टम है, ये टर्नरी मतलब 3 है ना, या कंपोनेंट टर्नरी सिस्टम होता है। यहाँ मोल फ्रैक्शन क्या आएगा, XA + XB + XC = 1 आएगा। नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ इथेनॉल C2H5OH जो है आपका 0.543 है, और नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH ये कितने हैं आप पे, तो ये है आप पे 0.833 इतने। चलो मोल्स आगे, मोल फ्रैक्शन निकाला जाएगा। अब मोल फ्रैक्शन निकालने, ठीक है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, सबसे पहले मोल फ्रैक्शन अगर हमें वाटर का निकालना है तो हमें नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ वाटर ऊपर रखने पड़ेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ वाटर प्लस इथेनॉल को मैं ET लिख रहा हूँ, है ना, थोड़ी देर के लिए, और एसिटिक एसिड को तुम्हारी मर्जी, मैं तो AC लिख रहा हूँ, ईजी हो जाएगा ना मिल ले। तो वाटर के कितने हैं, वाटर के हैं 1.388, नीचे दोबारा 1.388, फिर इथेनॉल के 0.543 और एसिटिक एसिड के 0.833। यार इसे सॉल्व करो आप लोग, सॉल्व करके बताओ ये कितना आ रहा है। नहीं बता रहे, मैं ही बता देता हूँ। 0.50 आ रहा है यार आप लोगों पे, 0.50। अब मोल फ्रैक्शन ऐसे तुम इथेनॉल का निकालोगे, ET इथेनॉल, तो ये 0.53 ऊपर आ जाएगा और नीचे टोटल चलेगा। ये तुम पे आ रहा है यार 0.20। अब तीसरा मत निकालना, तीसरा क्यों नहीं निकालना, क्योंकि x ऑफ वाटर टोटल तो 1 होगा ना, x ऑफ इथेनॉल, और x ऑफ एसिटिक एसिड जो है 1 होगा। ये कितना है वाटर 0.50, ये कितना है इथेनॉल 0.20। AC निकालना है, एसिटिक एसिड का बराबर 1 के 50 और 20 0.70, और 1 - 0.70 आप पे आ जाएगा 0.30। अरे उधर जाएगा ये दोनों, इसलिए तो तीनों निकाल दिए तुमने, इतने इतने आ रहे हैं, ठीक है, शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे चीज़ें क्या आने वाली हैं, ठीक है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, आपसे बोला कि मिक्स करेंगे अब तीनों के, है ना, तीन हमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली तीनों के। तो आपको बोल रहा है मिथेनॉल एंड इथेनॉल forms ideal solution, मिथेनॉल एंड इथेनॉल फॉर्म्स आइडल सॉल्यूशन। ये वैसे ही है जैसे हमने सबसे पहला क्वेश्चन करा है ना, तो आपको पता होना चाहिए कैसे होगा। अ सॉल्यूशन इज मेड बाय मिक्सिंग, अ सॉल्यूशन इज मेड बाय मिक्सिंग 32 grams methanol and 23 grams ethanol, 23 grams ethanol। इसके बाद आपसे बोला कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर, कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर एंड टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर भी निकालो और टोटल प्रेशर भी निकालो। कुछ दिया है आपको चीज़, वो चीज़ें क्या हैं, P0 दे रखा आपको, CH3OH। क्या होता है CH3OH,
एक कार्बन तो मिथ और OH तो ऑल, तो मिथेनॉल होता है CH3OH। वो आपको दे रखा 90 mmHg, 90 mmHg। और P0 इथेनॉल, इथेनॉल क्या होता है C2H5OH, 2 कार्बन ना और OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप। 51 mmHg दे रखा आपको, 51 mmHg। अब आपको बताइए ये क्वेश्चन की सोल क्या है, क्या आत्मा इसकी पूछ रही है। आपको टोटल प्रेशर चाहिए, मतलब PA + PB चाहिए। P0A और P0 भी आपको दे रखा है, आपको XA और X भी चाहिए होगा, उसके लिए नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले देखो गिवन मास आपको दे रखा है, ठीक है। क्योंकि हमें 32 ग्राम मिथेनॉल दे रखा है, मतलब मिथेनॉल ज़्यादा है, तो ये जो हमारा मिथेनॉल है ना CH3OH, इसे मैं A मान लूँगा। और जो मेरा इथेनॉल है C2H5OH, क्योंकि वो कम है 23 ग्राम है, तो उसे B मान लेंगे, है ना। तो WA और WB आपको दिया है। गिवन मास कितना है इथेनॉल का, मिथेनॉल का देखो 32 ग्राम्स है, शाबाश। गिवन मास इथेनॉल का कितना है 23 ग्राम्स है, बहुत बढ़िया। मॉलिक्यूलर मास निकालिए A का, इथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास निकालिए मिथेनॉल का, है ना, दोनों के निकालो। तो कार्बन 12 और 4 हैं, ये 3 और 1 4, तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, 12 4 कितना 16, 16 और ऑक्सीजन का कितना खुद ही 16, 16 16 कितना 32, ठीक है। यहाँ पे निकालेंगे तो कार्बन का कुल मिला के क्योंकि 2 हैं तो 24 और देखिए यहाँ पे 5 और 1 6, 24 और 6 30 और ऑक्सीजन 46, ठीक है। ऑक्सीजन का 16 होता है ना, तो 30 और 16 46 हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ये निकालेंगे, गिवन मास 32, मॉलिक्यूलर मास भी 32, कितना आया 1 आया। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ निकालेंगे, गिवन मास 23, मॉलिक्यूलर मास 46, कितना आया हाफ आया, हाफ मतलब 0.50, ठीक है। अब एक काम करो, मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकाल लो या A निकाल लो, मर्जी है तुम्हारी, A निकाल लो। A कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A ऊपर और टोटल नीचे, Na + NB नीचे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A 1 है, शाबाश। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A + नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, तो A के 1 है, उसके 0.50 है, तो कुल मिला के होगा ये 1/1 + 0.50 होगा आपका 1.50, और 1.50 3/2 होगा, मतलब ये 2/3 आ गया। अरे 2/3 ही तो आएगा यार, नहीं ठीक है, 2/3। तो मोल फ्रैक्शन B कितना होगा, सिंपल सी बात 1 - XA होगा, टोटल 1 होता है, तो 1 - 2/3 आपका 1/3 आ गया, शाबाश। अब P निकालो मिथेनॉल का, ये है PB, A कितना, सॉरी PA है ना CH3OH, PA कितना होगा P0A XA, तो P0 निकालोगे, A मतलब CH3OH का कितना आएगा बच्चे, CH3OH का P0 90 है, और XA आपका आया कितना 2/3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, कितना आ गया 60 mmHg आ गया। ऐसे आप P निकालोगे इथेनॉल का C2H5OH का, तो P0 लिखोगे इथेनॉल का P0 कितना है 51, और यहाँ पे कितना है 1/3 है, ये इसे कितने बार काटेगा 17 3 जा 51, टोटल कितना आया, अरे समझ में आया ये 51 है, और XA कितना है XB 1/3, P0 भी XB करा ना, यहाँ P0 भी ये रहा XB ये रहा, टोटल आया 60 + 17 कितना 77 mmHg, 77 mmHg आपका आ गया टोटल, ठीक है। ध्यान से देखो कैसे करो, शाबाश। नेक्स्ट करेंगे, चलो नेक्स्ट है आपके वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट ऑफ A and B, of A and B आर 60 टॉर, टॉर याद है टॉरिसेली, वो भी प्रेशर की यूनिट होती है, एंड 25 टॉर रिस्पेक्टिवली। इफ़ 2 moles of A and 8 moles of B, 8 moles of
बी आर मिक्स, दोनों को मिक्स करा, 2 मोल ए के 8 मोल बी के। वट विल बी द टोटल वेपर प्रेशर, वट विल बी टोटल वेपर प्रेशर फॉर 1000 ml वॉल्यूम, 1000 ml वॉल्यूम के लिए टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा। कुछ चीज़ें गुमराह करने के लिए दी रहती हैं, उनका कोई यूज़ नहीं होता, देखते हैं। देखो वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट मतलब पी नॉट ए और पी नॉट बी कितना कितना दे दिया है, देखिए रिस्पेक्टिवली है, तो ए का होगा 60 टॉर में और बी का होगा 25, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए 2 मोल दे रखे आपको ए के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितने हैं 8 मोल, ये देखो 8 मोल्स ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन निकालो यार, और क्या करोगे, तो मोल फ्रैक्शन सीधा निकलेगा ना, मोल फ्रैक्शन आएगा ए का निकालने तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ऊपर और एन ए प्लस एन बी कहाँ नीचे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने हैं 2 हैं और टोटल कितना 10, यार 2 + 8 कितना 10, तो ये कितना आ गया 0.20 आ गया, कितना एक्स से, एक्स से आपका 0.20 आ गया, एक्स भी आपको पता है 1 माइनस करना पड़ेगा इससे, तो 0.80 होगा। अरे बच्चों दोनों को ऐड करके बनाते हैं ना, इसलिए बोलता हूँ मैं ये। बस पी टोटल निकालो, पी टोटल क्या होता है पी ए प्लस पी बी, पी ए कितना होता है पी नॉट ए एक्स है, पी बी कितना पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट ए देखो कितना है 60, एक्स ए देखो कितना है 0.20, पी नॉट बी कितना है 25, एक्स बी देखो कितना है 0.80। भाई 0.20 इसको काटेगा तो 12 आएगा, है ना, 1/5 पार्ट इसका 12 ही होता है, 0.20 मतलब 1/5 ही हो, और 0.80 ही है, 25 8 जा 220 आएगा, 32 आ गया, 32 टॉर कर लोगे ना इसे मल्टीप्लाई, कैलसी से कर लेना, 32 टॉर आंसर आएगा, ठीक है, शाबाश। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन, बेंजीन और टोल्यूइन, क्या होता है टोल्यूइन, बेंजीन रिंग पे मिथाइल ग्रुप CH3, आर 75 mm एंड 22 mm Hg रिस्पेक्टिवली, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन आर 75 mm एंड 22 mm रिस्पेक्टिवली। उसके बाद 23.4 ग्राम ऑफ बेंजीन एंड 64.4 ग्राम्स ऑफ टोल्यूइन आर मिक्स, और ये आइडल सॉल्यूशन बनाएंगे मिलके, है ना। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, वेपर फेज में बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना है वो निकालना है। वेपर फेज का भी आपको बता रखा है, ठीक है, निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, देखो सिंपल सी बात है, बेंजीन और टोल्यूइन का वेपर प्रेशर हमें दिया है, ये तो नहीं बोला मिक्स हो रखा, तो मतलब ये प्योर फॉर्म होगी, जब तक मिक्स का ना बोले तो प्योर फॉर्म ही है। तो पी नॉट ऑफ बेंजीन, बेंजीन होता है C6H6, क्या होता है ये बेंजीन होता है, कितना दे दिया 75 दे दिए, और पी नॉट ऑफ टोल्यूइन, टोल्यूइन होता है C6H5CH3, याद है बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप CH3, ये हमारा होता है टोल्यूइन, और बेंजीन आपको बताइए सिर्फ इतनी होती है, ये चीज़ है ना। तो अभी तो इतना दे दिया, और ये कितना है 22 mm Hg है। इसके बाद आपको ये देखना है, देखो ज़्यादा कौन है, टोल्यूइन है, टोल्यूइन ज़्यादा है, ठीक है। ये भी तुम समझ लोगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी एक चीज़ बता दूंगा तुम्हें,
अभी तुम ये देखो बेंजीन का कितना मास है, 23.4 ग्राम है, तो डब्ल्यू ऑफ बेंजीन लिख लो कितना है 23.4 ग्राम है। और डब्ल्यू ऑफ टोल्यूइन कितना है, C6H5CH3 कितना है आपका है 64.4। शाबाश। अब मॉलिक्यूलर मास निकालो इनके। C6H6 यार खुद देखो 12 6 जा 72, 12 6 जा 72 ना, कार्बन का 12 होता है, और 6 × 1 6, 72 + 6 कितना 78। वहाँ का देखें तो कार्बन कुल मिला के 7 हैं। मॉलिक्यूलर मास अगर इसका निकालें C6H5CH3 का, तो कार्बन कुल मिला के कितने 7 हैं, 6 इधर और 1 इधर 7, 7 × 12, 12 7 जा 84। हाइड्रोजन 5 और 3 कितने 8, तो 8 और 4 12, 92 आ जाएगा, है ना। और कुछ तो नहीं है ना, 92 आ जाएगा। 12 7 जा 84 और 8 92 आ गया। नंबर ऑफ मोल्स निकालो C6H6 के। कैसे, गिवन मास ऊपर 23.4 ऊपर और मॉलिक्यूलर नीचे 78 नीचे। यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स निकालो टोल्यूइन के C6H5CH3, गिवन मास ऊपर 64.4 ऊपर और 92 आपका कहाँ नीचे। अब मैं सिंपल सी बात ये बोलूँगा, देखो जिसका मास ज़्यादा वो सॉल्वेंट होगा, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है तो ये A हुआ और ये चीज़ क्या हुई B हुई। चलो इतनी बातें आ गई समझ में। इसके बाद क्या है, नंबर ऑफ मोल्स आगे P0 हम पे P टोटल निकाल लेते हैं। P टोटल क्या होगा, P ऑफ C6H6 प्लस P ऑफ C6H5CH3, यही होगा P टोटल। तो यार तुम बताओ P क्या होता है, P0 × मोल फ्रैक्शन, है ना। P0 × मोल फ्रैक्शन होगा, तो हम लिखेंगे इसे P0 ऑफ क्या, क्योंकि C6H6 कुछ और नहीं है B है, तो आपसे B ले लो, तो P0 भी XB, और C6H5CH3 टोल्यूइन जो है आपका A है, इसे ले लो P0 AX है। सिंपल सी बात। P टोटल हमें निकालना है। ध्यान से देखो P0 B कितना है, B क्योंकि आपका ये है ना इसलिए लिखा हुआ वहाँ कितना है 75 है। शाबाश। मोल फ्रैक्शन हम निकाल लेंगे, अभी मोल फ्रैक्शन निकालें बाद में निकालेंगे। 75 प्लस P0 A कितना है 22 है, और यहाँ पे कितना मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है, तो अभी XA ही रहने दो, एक ही निकालेंगे। चलो एक काम करेंगे, XA को 1 - XB लिख लो, एक ही चीज़ निकालेंगे फिर रफ में ना कहीं, यहाँ निकाल लेते हैं कितना आएगा, ठीक है। तो XB निकालते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B ऊपर ये 23.4 अपॉन 78 ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B ऊपर, B आपका बेंजीन है, और ये नीचे तो 23.4 डिवाइडेड बाई 78 प्लस कितना ये 64.4 डिवाइडेड बाई कितना 92, इसको नीचे रखेंगे और इन्हें सॉल्व करा जाएगा। तो देखते हैं सॉल्व करके ये कितना आ रहा है। अच्छा, इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी शायद, तो अगर ज़रूरत नहीं पड़ रही चलो कोई नहीं, क्वेश्चन को ही बढ़ा देते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज एंड कंसंट्रेशन में भी निकालना चाहेंगे, तो कुछ नहीं, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 23.4 डिवाइडेड बाई 78.3 और 64.4 डिवाइडेड बाई 92.7, तो ऊपर 0.3 है और नीचे देखो कितना है, ऊपर 0.3 है, नीचे ये आया 0.3 और यहाँ पे आया 0.7। 0.3 और 0.7 मिलके 1 बनाएंगे, है ना। 7 और 3 10 बनाते हैं ना, तो पॉइंट है, तो 0.3 प्लस 0.7 कितना बनाएंगे 10, 1 बनाएंगे, है ना। तो हटा दिया, तो 0.3 आ गया हम पे XB, और X से कितना आता है, X से आपका आता है 0.7, है ना, क्योंकि कुल मिला के कितना आता है 1 आता है। तो 75 × XB कितना आया तुम्हारा 0.3 प्लस 22 × 1 - XB या X से 0.7, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करेंगे इसका कितना आएगा, आपका आएगा 75 × 0.3 प्लस 22 × 0.7, 37.9 आ रहा है यार। 37.9 आपका टोटल आ गया। शाबाश। अब ध्यान से देखो एक चीज़,
ये मिटा रहा हूँ मैं, सारी चीज़ें आ गया, आप पे टोटल आ गया 37.9। अब एक सिंपल सी बात आपको निकालना है, वेपर फेज़ में कंसंट्रेशन में तो आप निकाल ही दिया, मोल फ्रैक्शन किसका, बेंजीन का, कितना आया 0.3 आया। आपको निकालना है वेपर फेज़ में, तो वेपर फेज़ में अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है एक्स इन वेपर फेज़ किसका, बेंजीन का, C6H6 का, तो तुम्हें पता है क्या होता है, पार्शियल प्रेशर बेंजीन का ऊपर और टोटल नीचे, मतलब C6H6 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ टोल्यूइन C6H5CH3, इन दोनों को जोड़ के पी टोटल आया जो कि है 37.9 और पार्शियल प्रेशर ऑफ C6H6 आपका इतना है, ध्यान से देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ C6H6 कितना होगा 75 इंटू, मतलब P ऑफ C6H6 होगा P0 A x है, P0 A P ऑफ C6H6 क्योंकि बेंजीन है ना, B है वो, तो P0 भी और x भी, P0 भी आपको 75 दे रखा है, x भी आपका 0.3 है, तो 75 इंटू 0.3 करोगे तो आपका 22.5 आएगा, 22.5। अब इन दोनों को सॉल्व करो और आंसर बताओ कितना आ रहा है। ठीक है, आपका आ रहा है 0.59, बस बेंजीन का पूछा था, इतना निकाल दिया, ऐसा है ये। ठीक है, शाबाश, चलो, थैंक यू।